नमस्कार साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था और उसके क्षेत्रक के बारे में। अक्सर क्षेत्रक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक कौन कौन से हैं, उसके एग्जाम्पल कौन है, द्वितीय सेक्टर क्या क्या डिफिनेशन है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तृतीय चतुर्थ पंचम क्षेत्रक तक जानेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर किसी भी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो पूरी डिटेल्स में उदाहरण सहित लेकर आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था आखिर क्या होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं पहले यह समझ लीजिए। किसी भी देश में लोग कैसे काम करते हैं, क्या सामान और सेवाएं बनाते हैं, कैसे खरीदते और बेचते हैं, और सरकार व बाजार कैसे उस देश में चलता है, इन सब का संगठित ढांचा क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था दोस्तों अपने आप में एक अधूरा शब्द है जब तक उसको किसी देश के साथ न जोड़ा जाए। और उदाहरण से समझ लेते हैं, देश में धन का उत्पादन, वितरण और उपभोग या उपयोग जिस तरीके से होता है उसे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। यानी उत्पादन, वितरण और उपभोग के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक, उदाहरण समझ लीजिए, भारत में मोबाइल हो, कार हो, गेहूं, कपड़ा आदि ये सब बनता है ना देश में, यह क्या कहलाता है, यह उत्पादन कहलाता है। अगर दुकानदार ग्राहकों को सामान बेचता है तो यह क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। या देश में कोई भी संसाधन है, सरकार द्वारा उसका वितरण किया जा रहा है मानव की आवश्यकताओं के अनुसार, तो भी उसको क्या बोलते हैं, वितरण कहा जा सकता है। लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उपभोग करते हैं। इन तीनों का पूरा चक्र क्या कहा जाएगा, अर्थव्यवस्था बनाता है। उत्पादन, वितरण और उपभोग के ये पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ जो देखना है, जो महत्वपूर्ण जिसको हम लोग शुरू करेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यहाँ से एग्जाम्पल सहित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अभी तक आप लोग 3 देखते होंगे, लेकिन हम यहाँ 5 लेकर आए हैं क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को काम की प्रकृति के आधार पर 5 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। भाई कितने, 5, पहले तो याद रखिएगा 5 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले तो 3 ही बांटा गया था, तो 3 से ही अक्सर प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा आपको पढ़ने का तरीका में बदलाव करना होगा, 5 याद रखिएगा। पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक। भाई प्राथमिक क्षेत्रक होता क्या है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी प्रकृति द्वारा जो भी डायरेक्ट जो भी उत्पाद हमें मिलते हैं, बिना कोई मशीनरी प्लांट लगाए हुए, बिना किसी दूसरे रूप में परिवर्तन किए हुए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, इस क्षेत्र में भूमि हो, पानी, जंगल, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधनों से सीधे वस्तुएं हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं। जैसे कृषि, कृषि से हमें क्या मिलता है भाई, गेहूं मिलता है। अब गेहूं डायरेक्ट हमें मिलता है, अब गेहूं से हम आटा बनवाएंगे तब वह सेक्टर चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक अगर कृषि से गेहूं मिला है तो किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। धान मिला डायरेक्ट हमें, प्राथमिक क्षेत्रक। मक्का का उत्पादन हुआ, सब्जियों की जो भी खेती हुई, फल का उत्पादन हुआ, आम, केला, सेब, जो भी प्रकृति द्वारा डायरेक्ट जो हमें मिला, बिना कोई मानव गतिविधियों से चेंज किए हुए या मशीनरी द्वारा कोई चेंज किए हुए, डायरेक्ट प्रकृति ने हमें जो चीजें दिया, वह किसका उदाहरण होगा, वह प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण होगा। एक लंबा उदाहरण लेकर आए हैं, इसलिए कि उदाहरण से ही तो अक्सर प्रश्न बनता है। तो यहाँ देखिए, पशुपालन, जो भी पशुपालन, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जो भी पालन कर लीजिए, वो किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। भेड़ बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। मत्स्य पालन में समुद्री मछली पकड़ना, ताजे पानी में मछली पकड़ना, ठीक, झींगा पालन, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा,
प्राथमिक क्षेत्रक के। जैसे वानिकी में क्या है भाई, लकड़ी प्राप्त करना, गोंद, रेजिन, लौह आदि प्राप्त करना, जड़ी बूटी संग्रह करना, जो प्रकृति ने डायरेक्ट हमें दिया वो क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक उसको बोलते हैं। खनन, जैसे कोयला की माइंस में खनन होता है, लोहा बक्साइट निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है, सोना चांदी या खनन प्राकृतिक गैस निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, ये सब क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्रक है। जैसे अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकृति ने डायरेक्ट हमें दिया, कोयला निकाला गया, लोहा निकला, बक्साइट निकला, तांबा, जो भी सोना चांदी आभूषण, ये सब जो भी निकला, प्राकृतिक क्रूड ऑयल, सब क्या है, ये भाई प्रकृति ने डायरेक्ट हमें दिया। अब यहां जैसे सोना निकला, अगर सोना से अब हम हार बनवाएंगे, कोई आभूषण बनवाएंगे, तो अब उस क्या क्या हो जाएगा, उसका सेक्टर बदल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट जो हमें प्रकृति द्वारा दिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे कच्चा तेल क्रूड ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल मिलने के बाद प्रकृति ने डायरेक्ट क्रूड ऑयल दिया, उसके बाद हम लोग आगे चलकर पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ें बना लेते हैं आगे चलकर मशीनरी का उपयोग करके। लेकिन जब तक ये क्रूड ऑयल हमें मिला है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। जो भी वानिकी के अंतर्गत आते हैं, जो भी खनन के अंतर्गत आते हैं, जो भी शिकार एवं संग्रहण के अंतर्गत आते हैं, ये सब क्या है, पारंपरिक गतिविधियां। जैसे जंगल से शहद इकट्ठा करना, जंगली फल फूल संग्रह करना, जो डायरेक्ट हमें प्रकृति ने दी, वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आएगा। इसीलिए इसको बड़ा में लेकर आए हैं, छोटा में नहीं, ताकि उदाहरण ही मेन है, उदाहरण ही आपको समझना है, नोट में समझिए। प्राथमिक क्षेत्रक वह होता है जहां प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। समझ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्रक वह होते हैं जो प्रकृति से सीधे क्या प्राप्त किए जाते हैं, संसाधन प्राप्त किए जाते हैं बिना कोई छेड़छाड़ के। ठीक, भारत में GVA, समझ रहे हैं क्या होता है GVA, मतलब ग्रास वैल्यू एडेड, जिसको बोलते हैं ग्रास वैल्यू एडेड बोलते हैं, में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना था, 19.62 यानी 20% के आसपास था। समझ लीजिएगा, GVA का मतलब क्या समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि किसान ने खाद बिजली पानी में कितना रुपया खर्च किया, जैसे मान के चलिए 1000 रुपया खर्च किया और उसको कितना बेच दिया, 1500 में बेच दिया, तो GVA कितना हुआ, 500 हुआ, यानी ग्रास वैल्यू एडेड। इसी को क्या बोलते हैं, GVA होते हैं। तो किस सेक्टर में कितना मुनाफा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, GVA के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक सेक्टर में कितना योगदान है, जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में 100 रुपया, हम एक उदाहरण 100 रुपये मान लेते हैं, तो उसमें कितना योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, 19.62। यही आज़ादी के समय क्या था, 50% से एबव था, क्योंकि सारे लोग किस पर निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे। लेकिन अब समस्या बदल गई है, अब इसमें द्वितीय क्षेत्रक और टर्सरी सेक्टर पर सबका फोकस चलता जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अब उसी प्राकृतिक संसाधन को जो प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होते थे, अब उसमें चेंजिंग किया जाएगा। कैसे, द्वितीय क्षेत्रक को समझ लीजिए, इसी को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। जैसे कच्चे माल हमें मिलते थे ना प्राथमिक क्षेत्रक में, और कच्चे माल का प्रोसेस करके नई वस्तुएं बनाना, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्चे माल को फैक्ट्रियों में बदल कर तैयार करना, यह उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए गेहूँ प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। गेहूँ से हम लोग फैक्ट्री में मिल में ले जाकर क्या बना दिए, आटा बना दिए, तो आटा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। उसके बाद जैसे उदाहरण उद्योग फैक्ट्री किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी सेक्टर। निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन जो भी होगा, कंस्ट्रक्शन मकान वगैरह का कुछ भी होगा, किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी सेक्टर। बिजली उत्पादन सेकेंडरी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग किसके अंतर्गत, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जैसे उदाहरण में समझिए, कपास क्या है, प्राइमरी सेक्टर है ना, डायरेक्ट हम लोग पेड़ों से जो कपास प्राप्त करते हैं, कपास से क्या बनता है, कपड़ा बन गया, तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, मतलब द्वितीय क्षेत्र। गेहूं हम लोग का प्राइमरी सेक्टर है, गेहूं से क्या बन गया, आटा, क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्रक हो गया। कोयले से क्या बन गया भाई, बिजली बन गया, क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्रक। यानी प्राकृतिक रूप से जो भी संसाधन हमें प्राप्त होते थे उसमें हम लोग क्या कर दिए, बदलाव कर दिए, किसके वजह से, उद्योग फैक्ट्री निर्माण आदि या फूड प्रसंस्करण के अनुसार जो भी बदलाव हुआ, और वह किस में चला गया, सेकेंडरी सेक्टर में चला गया। ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल कार टीवी मशीन बनाना, ये किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यह क्षेत्र आर्थिक विकास और
रोजगार का बड़ा क्षेत्र है, यानी इंडस्ट्री, कंपनी, उद्योग धंधे में ये आप जो देखते हैं ना, सबसे अधिक लोगों को क्या मिलता है, इसमें रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। और इसमें क्या है भाई, इसमें द्वितीय क्षेत्रक में जीवीए का योगदान कितना है, ग्रास वैल्यू एडेड का योगदान कितना है, 27.62 यानी 28%। कृषि में कितना था भाई, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में कितना था, 19.20 के आसपास, समझ लीजिए 20 के आसपास, और यह क्या है 28 के आसपास इसका है, ठीक। और बाकी इसमें टर्सरी सेक्टर आ जाएगा। तृतीय क्षेत्रक समझिए, तृतीय क्षेत्रक इसमें देखिए सर्विस सेक्टर बोलते हैं, लोगों, और ये क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की क्या करता है, सेवाएं देता है, उसके बदले में इसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, इनकम मिलता है, ठीक। लोगों और उद्योगों को सेवाएं प्रदान करना, उसके बदले उस क्षेत्र में वस्तुएं नहीं बनाता, बल्कि उत्पादन और व्यापार को क्या करता है, सेवाएं देता है। भाई क्या, भाई आपको उद्योग चलाना है तो बैंक में पैसा लेन देन करेंगे, लोन लेंगे, ठीक। तो ये सेवा कौन देगा, बैंक। परिवहन, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे ना, कोई भी अगर इंडस्ट्री में कोई भी प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, उसमें परिवहन का काम होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना, लेकर आना, ठीक। ट्रांसपोर्ट द्वारा भारत से अमेरिका में लेके जाना, तो ये काम कौन करेगा, परिवहन करेगा। लोगों को शिक्षा दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा तो किसके अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र के। तो सेवा मतलब शिक्षा भी देना क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा के बदले आपको क्या मिलता है, कुछ इनकम मिलता है। स्वास्थ्य यानी डॉक्टर वगैरह है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी क्या करता है, रोगियों को सेवा देता है, उसका स्वास्थ्य ठीक करता है, उसके बदले में भी उसको पैसा मिलता है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी सेवाएं देता है। पर्यटन, पर्यटन में भी क्या होता है भाई, पर्यटक लोग आते हैं, हम लोग जो पर्यटक स्थल है उसको और बेहतर करते हैं, पर्यटक लोग आते हैं, उसको देखते हैं, देखने के बाद, ठीक, उसके बदले हम लोगों को क्या करते हैं, इनकम देते हैं। संचार सेवाएं, टेलीफोन वगैरह जो भी कम्युनिकेशन वगैरह यूज करते हैं, उसके बदले, ये सब किसके अंतर्गत आता है, टर्सरी सेक्टर के आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आता है। तो प्रश्न, उदाहरण से ही प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछ देगा स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, बैंकिंग, बीमा, ये किसके अंतर्गत आता है, सिर्फ एक ही उदाहरण से इसी तरह से पूछेगा, तो आपको बताना है कि भाई ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। उदाहरण, बैंक में पैसा जमा करना, लोन लेना, ये सब का है तृतीय क्षेत्रक। शिक्षक द्वारा शिक्षा देना, तृतीय क्षेत्रक। डॉक्टर द्वारा भाई इलाज करना, तृतीय क्षेत्रक। बस, ट्रेन, फ्लाइट सेवा, तृतीय क्षेत्रक। मोबाइल और इंटरनेट सेवा किसका है, तृतीय क्षेत्रक है। भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र के, यानी सबसे अधिक भारत को पैसा कहाँ से मिलता है, तो भाई तृतीय क्षेत्रक से मिलता है। कैसे मिलता है भाई, हमने कहा कि किसान अगर खेतों में दिन भर काम करता है तो उसे कितना उत्पादन कर लेगा, लेकिन एक डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को देखता है तो 2000 भी कमा सकता है, 5000 भी कमा सकता है, 10,000 भी कमा सकता है, 2 मिनट में कमा सकता है ना, ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, या बैंक वगैरह हुए, या बस, ट्रेन, फ्लाइट से जो भी आपको सेवाएं दिया जाता है, माल परिवहन एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उसके बदले में अधिक इनकम आता है। तो सबसे अधिक बड़ा योगदान जीडीपी में किसका है भाई, तृतीय क्षेत्रक का है। भारत में जीबीए यानी ग्रास वैल्यू एडेड में तृतीय क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना था, 55.34%। तो एक का मान के चलिए 20 था, एक का 28 था, एक का 55 था, आसपास 100 हो ही जाता है। तो सबसे अधिक अगर पूछेगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, तो तृतीय। दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र, प्रथम पर प्राइमरी सेक्टर, ठीक। उसके बाद चतुर्थ सेक्टर, अभी तक 3 ही सेक्टर देखते थे ना, चतुर्थ भी देख लीजिए। ये भी समय बदलते हुए इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। चतुर्थ सेक्टर में देखिए, यह क्षेत्र ज्ञान, सूचना, अनुसंधान, समय समय पर रिसर्च वगैरह हो रहा है, नई नई तकनीक का विकास हो रहा है, नवाचार
खोज हो रहा है, जुड़ी गतिविधियों में शामिल करता है, इसे नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा किस सेक्टर को नॉलेज सेक्टर कहा जाता है? चतुर्थ सेक्टर को। इसमें क्या शामिल होता है भाई? उदाहरण से ही मैंने बताया कि बार बार प्रश्न बनते हैं। रिसर्च, किसी टॉपिक पर रिसर्च हो गया, नया अनुसंधान हो गया, अब आपका कोई उस टॉपिक, आपके पास वो पेटेंट हो जाता है, वो अधिकार हो जाता है, आपका कोई चुरा नहीं सकता है। आपका जो टॉपिक में जो भी रिसर्च किए हैं, अनुसंधान किए हैं, उसको कोई नहीं चुरा सकता है, और चुराएगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। ठीक, तो आपका वो राइट हो जाता है, आपका वो अधिकार हो जाता है। डेवलपमेंट, सूचना तकनीकी जो भी आप विकास करते हैं, डेटा विश्लेषण कोई कर लिए, शिक्षा, हायर एजुकेशन, कंसल्टेंसी, वैज्ञानिक शोध कोई भी करेंगे, बैंकिंग में एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कोई डेवलप कर लिए, बीमा, वित्तीय विश्लेषण आदि सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये चतुर्थ सेक्टर क्या आ जाएगा? तो इसी को क्या बोलते हैं? नॉलेज ऑफ, इसे नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, इसरो के वैज्ञानिक नई तकनीक बनाते हैं ना, तो ये किसका है? चतुर्थ सेक्टर के हैं। कोई सॉफ्टवेयर जो है, कोई इंजीनियर कोई सॉफ्टवेयर बना देता है, ये आईटी सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कोई शोध कार्य करते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं? शैक्षणिक शोध बोलेंगे। डाटा विश्लेषण कंपनियों के निर्णय तय करने में मदद करते हैं। मेडिकल में रिसर्च में नई नई दवाओं का क्या होता है? शोध होता है। तो जो शोध करता है तो उसके पास वह अधिकार और राइट होता है, उसका जो भी मुनाफा मिलेगा उस व्यक्ति को मिलता है। तो इसीलिए चतुर्थ सेक्टर भी, अब चतुर्थ और पंचम सेक्टर भी आजकल महत्वपूर्ण हो गया है जानना, क्योंकि अब चतुर्थ पंचम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पंचम सेक्टर यह क्षेत्र टॉप लेवल निर्णय लेने वाले व्यक्ति, यानी टॉप लेवल में जो भी डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं, यानी निर्णय लेने वाले व्यक्तियों, और उच्च स्तर की पॉलिसी मेकिंग, जो भी उच्च स्तर पे जो नीति निर्माता लोग हैं उनकी बात कर रहा है। महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ा होता है, जैसे इसी को सर्विस सेक्टर का हाई लेवल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा कहा जाता है। इसमें क्या शामिल है भाई? सरकार के उच्च अधिकारी जो भी है, नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स, बड़े व्यवसाय के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो डायरेक्टर्स, शीर्ष वैज्ञानिक और विशेषज्ञ, एनजीओ के शीर्ष पद, न्यायपालिका के उच्च पद जैसे सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है? देश के, किसी भी देश के नीति निर्माता है, डिसीजन मेकर है, वो जो भी कुछ निर्णय लेते हैं। ठीक, उदाहरण के समझिए, भारत के प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए आर्थिक फैसला करते हैं। भाई इनका भी तो देश में योगदान है, ये लोग भी तो देश में सेवाएं देते हैं, तो कहीं ना कहीं देश का भी सही नीति आर्थिक मामले में अगर अच्छा निर्णय लेते हैं, देश उससे फायदे में चलता है, तो इन लोगों का भी तो एक अहम रोल होता है। किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ द्वारा नई बिजनेस स्ट्रेटेजी को अपनाना, भाई ये नई बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो देश का ही तो भला होगा, देश ही का विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज का महत्वपूर्ण निर्णय देना, वह निर्णय जनहित में हो, सबके भले के लिए हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए द्वारा पॉलिसी बनाना। डब्ल्यूएचओ के टॉप एक्सपर्ट द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में नीति तय करना। तो समझ लीजिए आज हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं, और जब भी प्रश्न बनता है तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के उदाहरण से, एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनता है। तो आपको कम से कम एग्जाम्पल तो 2-3 बार इसको देख ही लेना है। अगर आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे ना, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को अब हमें नहीं लगता है कि किसी और की वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण से ही मेन प्रश्न बनता है। प्राथमिक सेक्टर समझ लिए क्या होता है, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, चतुर्थ और पंचम सेक्टर, और उसके उदाहरण सहित मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इस सेशन को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक